नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सिंह आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों 30 क्वेश्चन सीरीज में आपके सामने फिर 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो है संघीय कार्यपालिका से। संघीय कार्यपालिका का ये तीसरा पार्ट है दोस्तों। तीसरे पार्ट में हम 30 क्वेश्चन फिर लेके आए हैं। दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो का जो कंटेंट है वो कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हम इस वीडियो में डिटेल के साथ आपको 30 क्वेश्चन जो बताते हैं वो डिटेल के साथ बताते हैं। एक एक क्वेश्चन का हम लोग उससे रिलेटेड जितने फैक्ट हैं वो भी पूरा क्लियर बताते हैं। ठीक दोस्तों, तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, ए ऑप्शन है 30वें, बी ऑप्शन है 40वें, सी ऑप्शन है 42 यानी 42वें और डी ऑप्शन है 44 यानी 44वें। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शनों में हमको सही विकल्प पता करना है। तो सही विकल्प है इसका 44। 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया था कि वो मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने वाले विधेयक को वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। ठीक दोस्तों, दरअसल ये राष्ट्रपति को पहले से ही अधिकार था कि किसी भी विधेयक को वो नामंजूर कर सकता था, लेकिन क्या हुआ कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया कि ये अधिकार राष्ट्रपति से छीन लिया गया जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। क्या किया गया था कि राष्ट्रपति को जो अधिकार होता है कि किसी भी विधेयक को वो अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं या उस पर अपना निर्णय को गलत नहीं कर सकते हैं, नामंजूर अस्वीकृत कर सकते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में क्या हुआ था कि उनको एक बिल पास किया गया था जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में, उसमें राष्ट्रपति के सारे अधिकार खत्म कर दिए गए थे। अब क्या हुआ था कि कोई भी विधेयक अगर मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति के पास जाता था तो राष्ट्रपति की ये इसमें बाध्य होता था साइन करने के लिए, यानी मंजूरी देने के लिए बाध्य होता था। लेकिन जब 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या किया गया, जब जनता सरकार आई तो उसने ये क्या किया कि उसमें एक भी जो राष्ट्रपति को एक अधिकार पूरा छीन लिया गया था उसमें ये कर दिया गया कि राष्ट्रपति अपने वीटो की शक्ति के द्वारा, 3 वीटो होते हैं जो, ठीक है, उसको भी बताते हैं, उन तीनों वीटो के माध्यम से ये कर सकता है कि वो मंत्रिपरिषद को वापस पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये जनता सरकार द्वारा इस बिल लाया गया था। ठीक है, और पास हो गया था 1978 में ये संशोधन किया गया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब 1978 में ये हो गया कि जो भी मंत्रिपरिषद द्वारा बिल पास हो जाएगा राष्ट्रपति के पास, वो क्या करेगा कि उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। लेकिन अगर दोबारा उसको भेज दिया गया उसी विधेयक को तो उसके लिए फिर वो बाध्य हो जाता है उसको स्वीकृति देने के लिए। ठीक है दोस्तों, सिर्फ एक बार इसको अलाउ किया गया है कि आप पुनर्विचार के लिए, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेज सकता है कोई विधेयक। ठीक है, लेकिन अगर उसको दोबारा मंत्रिपरिषद फिर राष्ट्रपति के पास भेजता है तो उस कंडीशन में वो बाध्य हो जाता है अपनी स्वीकृति देने के लिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ये काफ़ी फैक्चुअल है, इसमें काफ़ी फैक्ट मैंने आपको क्लियर किए हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? ठीक है,
तो ये ऑप्शन दिए हैं अनुच्छेद 63 में, बी अनुच्छेद 108 में, सी अनुच्छेद 109 में और डी अनुच्छेद 111 में। तो इन 4 विकल्प हैं। इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? अनुच्छेद 111। सही विकल्प क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 111। अब इसका डिटेल में जानते हैं। आर्टिकल 111 के अंतर्गत क्या बताया गया है? आर्टिकल 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति की वीटो की शक्तियां बताई गई हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति की जो वीटो शक्तियां हैं कौन कौन सी है? अत्यंतिक वीटो, ठीक है, पॉकेट वीटो और निलंबकारी वीटो। ठीक है, अत्यंतिक वीटो में क्या है कि जैसे गैर सरकारी सदस्यों के संबंध में है, ये सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे, उस कंडीशन में अत्यंतिक वीटो के माध्यम से वो बिल उसे नामंजूर कर सकता है। ठीक, सेकंड है मतलब सुविधा के अनुसार ऐसे तो अगर मंत्रिमंडल दे तो सलाह पे उसे मानना ही होगा, लेकिन अगर त्यागपत्र मंत्रिमंडल दे देता है उस कंडीशन में उस बिल को वो निरस्त कर सकता है राष्ट्रपति के अधिकार में। ठीक, अत्यंतिक वीटो के अंतर्गत। सेकंड है आपका निलंबकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, इसमें क्या हुआ? किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है मंत्रिपरिषद को। ठीक है, पुनर्विचार के लिए जो निलंबनकारी वीटो है उसमें पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को भेज सकता है। क्यों? जैसे निलंबनकारी से मतलब है कि जब थोड़ा लेट करना। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि जैसे एक बार गया, फिर थोड़ी बार वो राष्ट्रपति वापस किया, फिर मंत्रिपरिषद फिर हो जाए, तो इसमें क्या हुआ? विलंब हो गया। तो इस कंडीशन में ये पुनर्विचार के लिए होता है। और तीसरा जो है वीटो है वो है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या है? पॉकेट वीटो में ये होता है कि राष्ट्रपति ना तो स्वीकृति दे उस विधेयक को और ना ही अस्वीकृति दे, और उस बिल को ना ही लौटाए मंत्रिपरिषद को, वो अपने पास रखे रहे सिर्फ संजो के। ठीक है, उस कंडीशन में क्या हो गया कि राष्ट्रपति के अंदर एक पॉकेट वीटो का अधिकार आ गया था। ठीक है, इसी के अंतर्गत ये कहा जा सकता है कि पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता, रोक सकता है। ठीक, ये आर्टिकल 111 के अंतर्गत। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, बी लोकसभा द्वारा, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और डी संसद द्वारा। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शनों में हमको सही बताना है। ठीक है, सही बताने के लिए देखते हैं। संसद द्वारा, ये इसका सही विकल्प है। राष्ट्रपति जो है को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। संसद द्वारा ही उसे निर्वाचित किया जा सकता है और संसद द्वारा ही उसे हटाया जाता है। संसद में जब निर्वाचित करते हैं तो राज्य विधानसभाओं द्वारा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य जो है वो वोट देकर इसको राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। ठीक, लेकिन हटाने में सिर्फ संसद द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक, अब किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 61 जो है, आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। अब महाभियोग प्रक्रिया क्या है? 14 दिन पूर्व, हटाने के 14 दिन पूर्व है ना, 14 दिन पूर्व 1/3, ठीक है, 1/3 सदस्यों के साथ, सॉरी 1/3 नहीं, 1/4 सदस्यों के साथ, 1/4 सदस्यों को प्रस्तावित एक प्रस्ताव जो होता है हमारा पत्र, वो क्या है, वो प्रस्तावित करके संसद में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, और 2/3 बहुमत से उसे पास करके उसे हटाया जा सकता है। ठीक, क्या क्या है? आर्टिकल 61 14 दिन पूर्व, ठीक है, 1/4 सदस्य देखिए संसद के दोनों सदनों में किसी में भी ये प्रस्ताव लाया जा सकता है, महाभियोग प्रक्रिया लाई जा सकती है। अगर लोकसभा में लाते हैं तो लोकसभा में 100 सदस्य द्वारा प्रस्ताव में हस्ताक्षरित प्रस्ताव को प्रस्तावित कर सकते हैं और राज्यसभा में 50। ठीक है, इस तरह लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 सदस्यों के साथ प्रस्तावित हो सकता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है?
भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी विरोध दल का नेता और डी भारत सरकार के मुख्य सचिव। तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन बताना है। तो सही ऑप्शन क्या है? राष्ट्रपति। भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, नाम मात्र का, लेकिन होता है राष्ट्रपति है। आर्टिकल 53 में बताया गया है, आर्टिकल 53 में बताया गया है संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी जो भी कार्य हो रहे हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही हो रहे हैं, लेकिन उनकी सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका की जो शक्ति है, यानी कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन पर लगाया जा सकता है? लोकसभा में, बी राज्यसभा में, सी संसद के किसी सदन में भी, और डी उपयुक्त में से किसी सदन में। तो महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में बताई गई है? आर्टिकल 61 में। और उसमें क्या बताया गया है कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में ला सकता है। तो इसका सही विकल्प क्या है? सी, संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया लाया जा सकती है। 14 दिन पूर्व सूचना देकर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर सहित प्रस्ताव को प्रस्तावित कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें राज्यसभा में 50 और लोकसभा में 100 सदस्य साइन करना आवश्यक है, मिनिमम। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 54, सी अनुच्छेद 55 और डी अनुच्छेद 57। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शनों में हमको बताना है सही आंसर। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा? सही ऑप्शन है 57, अनुच्छेद 57 पुनर्विचार के लिए योग्यता निर्धारित करता है, पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। अब इसमें क्या बताता है? आर्टिकल 57 में बताता है राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है, पर कितनी बार है इस संसद में मौन है। आर्टिकल 57 में ये बताया गया कि राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता होती है, लेकिन कितने दिन के लिए होती है ये इस पर संसद मौन है। ठीक है, अभी ये नहीं बताया गया कितनी बार राष्ट्रपति, जैसे अमेरिका में 2 ही बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक, कोई एक व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता, लेकिन अपने देश में ऐसा नहीं है। अपने देश में अभी संसद इस चीज़ पे मौन है, कोई भी राष्ट्रपति कितनी बार भी चुना जा सकता है। अपने हिस्ट्री में, अपने राष्ट्रपति में अभी तक सिर्फ एक शख्स है ऐसा, एक ऐसे शख्स हैं जो 2 बार राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं, चुने जा चुके हैं, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब राजेंद्र प्रसाद जो हैं 2 बार राष्ट्रपति है, एक 1952 में चुने गए थे और एक 1957 में चुने गए थे। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 57 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर राधाकृष्ण, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी नीलम संजीव रेड्डी। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या है? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो अभी तक एकमात्र हैं जो राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुने गए थे। अब नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो कब चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो चुने गए थे उनका जो सन था वो ये था, नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो चुने गए थे 1977 से 1982, निर्विरोध निर्वाचित हुए थे नीलम संजीव रेड्डी। ये व्यक्ति के रूप में तो हमारे 8वें थे, लेकिन क्रम संख्या में 9वें संजीव रेड्डी थे। ठीक है, कब चुने गए थे? 1977 से 1982। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? किस आर्टिकल के? ऑप्शन है आर्टिकल 129 यानी 129 में, बी है अनुच्छेद 132 में, सी अनुच्छेद 143 में और डी अनुच्छेद 32 में।
4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन बताना है हमको। सही ऑप्शन है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बताता है कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार तो दिया गया है, लेकिन विधि या तथ्य का सार्वजनिक महत्व पर आधारित। ठीक है, महत्व, कोई भी प्रश्न उत्पन्न हुआ जिस पर न्यायालय से राय लेना आवश्यक है उसके लिए। ठीक है, लेकिन उच्चतम न्यायालय की राय जो हो मानने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ठीक है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो ऑप्शन है ए मुख्यमंत्री, बी लेजिस्लेटिव असेंबली, सी गवर्नर और डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही विकल्प क्या है? गवर्नर। गवर्नर के सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अब आर्टिकल 356 में ये बताया गया है कि राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या राष्ट्रपति को लगे कि शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, उस कंडीशन में आपका राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है किसी भी राज्य में। ठीक, राष्ट्रपति का शासन जो लागू होता है उसका प्रस्ताव जो है 2 माह के अंदर संसद में स्वीकृत होना चाहिए, और वो जो हमारा राष्ट्रपति शासन लागू होता है वो 6 माह तक अधिकतम लागू होता है। फिर उसके बाद उसे संसद द्वारा स्वीकृति मिलेगी, तभी वो 6 माह के लिए लग सकता है। इस तरह वो 3 साल तक लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में। ठीक दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और क्लियर हो रहे होंगे फैक्ट। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? ए राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी लोकसभा के अध्यक्ष को और डी राज्यसभा के सभापति को। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है राष्ट्रपति को। कोई विधेयक संसद में दोनों सदनों में पारित कर दिया जाता है तो निम्नलिखित में किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है? राष्ट्रपति को है। ठीक है, अब राष्ट्रपति को है किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 111 के अंतर्गत। पॉकेट वीटो, उनके 3 वीटो होती हैं, अत्यंतकारी वीटो, निलंबकारी वीटो और पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अनुमति रोकने का अधिकार है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? ठीक है, भारत के 3 पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी है वीवी गिरी। तो दोस्तों, इन 4 ऑप्शन दिए, इन चारों का सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है बिहार के राज्यपाल हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बिहार से के राज्यपाल रह चुके रामनाथ कोविंद भी हैं। ये करंट अफेयर का टाइम था उस समय, इस बेस पे पूछा गया है क्वेश्चन। रामनाथ कोविंद जो हैं वो भी बिहार के राज्यपाल थे, उसके बाद ही आपके राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा। ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी नीलम संजीव रेड्डी और डी आर.के. वेंकट रमन। तो इन 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शनों में क्या है? चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहे, बाकी तीनों जो हैं उपराष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, और जो नीलम संजीव रेड्डी हैं वो 1977 में निर्विरोध चुने गए थे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप देख ही चुके हैं। निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी, इनके सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई? ठीक है,
भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? ए डॉक्टर राधाकृष्ण, बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन थे? 12वें राष्ट्रपति थे क्रम से, और जो व्यक्ति के रूप में थे वो 11वें थे। ठीक है, कब बने थे? 2002 में वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जो है राष्ट्रपति बने थे भारत के। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे कहाँ से? ए उत्तर प्रदेश से, बी आंध्र प्रदेश से, सी बिहार से, डी तमिलनाडु से। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन को हमको बताना है। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है बिहार से। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बिहार से थे, बिहार से बिलोंग करते थे, 2 बार बने। ठीक है, 2 बार राष्ट्रपति बन चुके थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आर्टिकल 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी आपका लोकसभा का अध्यक्ष। तो 4 ऑप्शन दिए, इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? राष्ट्रपति। अब किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति बुला सकता है? आर्टिकल 108 के अंतर्गत साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ठीक है, 108 के अंतर्गत। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ठीक है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए कौन सा आर्टिकल होना चाहिए? तो आते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन है अनुच्छेद 370, बी है अनुच्छेद 368 और सी है अनुच्छेद 356 और डी है अनुच्छेद 352। तो इन 4 ऑप्शन दिए, इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन को हमको बताना है। तो सही ऑप्शन क्या है? आर्टिकल 356 में। आर्टिकल 356 में यह बताया गया है कि अगर राज्य के राज्यपाल अगर किसी भी कंडीशन में, ठीक है, किसी भी कंडीशन में राज्यपाल से प्रतिवेदन मिल जाता है राष्ट्रपति को, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। या फिर राष्ट्रपति को ये लगे कि संविधान के अनुसार राज्य की हालात चल नहीं रहे हैं, उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। 2 माह में राष्ट्रपति शासन अगर लगता है तो 2 माह में उसे स्वीकृति लेना आवश्यक होता है संसद में। ठीक है, 2 माह में संसद से स्वीकृति लेना होता है। ठीक है, और अधिकतम 6 माह तक लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 2 माह के अंदर स्वीकृति लेनी पड़ेगी और फिर 6 माह लगा। इस प्रकार कुल मिला के 3 साल तक राष्ट्रपति शासन लगा सकता है किसी राज्य में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने की समय सीमा क्या है? ठीक है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने का समय सीमा क्या है? ए 1 माह, बी 9 माह, सी 3 माह, डी 6 माह। तो इन 4 ऑप्शन दिए, इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है हमारा 6 माह के अंदर। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का पद भर लेना चाहिए चुनाव के माध्यम से। आर्टिकल 61 के अंतर्गत क्या होता है? महाभियोग प्रक्रिया लगाई जा सकती है और 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकता है? ठीक है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त। ए है अनुच्छेद 358 के अंतर्गत, बी है अनुच्छेद 359 के अंतर्गत, सी है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत और डी है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। तो 4 ऑप्शन दिए, इन चारों ऑप्शन में सही विकल्प क्या है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप देखिएगा अनुच्छेद 359 जो है इसका सही आंसर है। ठीक है,
आर्टिकल 359 में ये बताया गया है कि आपात के दौरान भाग 3 में वर्णित प्रदत्त अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ कि 20 और 21 को छोड़ करके भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने मौलिक अधिकार हैं दोस्तों? 6 मौलिक अधिकार हैं, जिनके अंतर्गत 12 से 35 में वर्णित हैं। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इस प्रकार 6 कुल मिला के अधिकार हैं। ठीक है, इन अधिकारों में 19, 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी अधिकार को निरस्त किया जा सकता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन असंगत है? ए राजेंद्र प्रसाद, बी राधाकृष्ण, सी जाकिर हुसैन और डी जवाहरलाल नेहरू। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू जो है असंगत हैं इस कंडीशन में कि राजेंद्र प्रसाद जो हैं हमारे राष्ट्रपति थे उस समय, कब? 1952 में और 1962 में। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो क्या थे? वो प्राइम मिनिस्टर थे। कब से? 1947 से 1964 के अंतर्गत, 1947 से 1964 में तक प्रधानमंत्री थे। और राधाकृष्णन कब थे? राधाकृष्ण जो थे 1962 से 1967 थे, 1962 से 1967 थे। और जाकिर हुसैन जो थे वो जाकिर हुसैन थे 1967 से 1969, 67 से 69। ठीक है, इस तरह ये पंडित जवाहरलाल नेहरू असंगत है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? भारत की राष्ट्रपति जो है वो किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राष्ट्रपति को कुछ नियुक्तियों के अधिकार हैं, उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए उपराष्ट्रपति का, बी प्रधानमंत्री का, सी राज्यपाल का और डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के जो नियुक्ति होती है यानी निर्वाचन होता है वो किसे? संसद के दोनों संसदों के द्वारा निर्वाचित होता है मिलकर। ठीक है, और आर्टिकल जो 75 है, आर्टिकल 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है और राज्यपाल की नियुक्ति जो है, और आर्टिकल 76 जो है, आर्टिकल 76 उसमें महान न्यायवादी की नियुक्ति है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? ठीक है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? ए भारत के राष्ट्रपति को, बी भारत के प्रधानमंत्री को, सी केंद्रीय मंत्रिमंडल को और डी उक्त तीनों में से। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शनों में हमको सही विकल्प बताना है। सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है हमारा भारत के राष्ट्रपति। केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित है? भारत के राष्ट्रपति के अंतर्गत। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत में जो अधिशासी शक्तियाँ राष्ट्रपति के अंदर जो शक्तियाँ हैं वो कुल मिला के जैसे क्या है? विधायी शक्तियाँ हैं, ठीक है, कार्यपालिका शक्तियाँ हैं, कार्यकारिणी शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ हैं। ये सब शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति के अंदर निहित हैं, इसलिए केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा? उस समय ट्रेड यूनियन चला था, तो उसमें कौन से राष्ट्रपति जुड़े हुए थे ये बताना है। ऑप्शन है वीवी गिरी, बी एन संजीव रेड्डी, सी के आर नारायण और डी जाकिर हुसैन। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी क्या है? ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रखते थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्ण, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो 2 बार रह चुके हैं थे, 1950 में और 1962 में। ठीक, 1950 से 1962 तक 2 बार बन चुके थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ए प्रत्यक्ष रूप से, बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा और सी लोकसभा के सदस्यों द्वारा और डी अप्रत्यक्ष मतदान से। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या है? अप्रत्यक्ष मतदान से।
अप्रत्यक्ष मतदान से ही राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है आर्टिकल 55 के अंतर्गत। आर्टिकल 55 में बताया गया है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव किया जाता है। ठीक, किस आर्टिकल 55 के अंतर्गत। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एक मामले में अपने पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वो था, ठीक है, तो ए हिंदू कोड बिल में, बी पेप्सू विनियोग विधेयक में, सी भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में, और डी दहेज प्रतिषेध विधेयक में। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या था? भारतीय डाक संशोधन विधेयक में। ये कब हुआ था? ये हुआ था ज्ञानी जैल सिंह जो राष्ट्रपति थे उस समय, इन्होंने भारतीय डाक संशोधन विधेयक को पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था 1986 में। ठीक है, 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने इस पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था भारतीय डाक घर संशोधन विधेयक में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है क्या? विधायी शक्ति, बी न्यायिक शक्ति, सी कार्यपालिका शक्ति, और डी इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति क्या है? एक न्यायिक शक्ति है जो न्याय देती है। क्षमा शक्ति आर्टिकल 52 में बताया गया है। ठीक है, 52 में, सॉरी, आर्टिकल 52 में बताया गया है कि किसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति क्षमा शक्ति दे सकती है और ये न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आती है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ए हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बी बाह्य आक्रमण के विद्रोह आधार पर, सी युद्ध के आधार पर, और डी ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो चार ऑप्शन दिए, इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन हमारा ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। देखिए पहले क्या था? युद्ध के आधार पर था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में क्या किया गया था? बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, हथियारबंद विद्रोह या सशस्त्र विद्रोहों के आधार पर भी सम्मिलित कर लिया गया था आपातकाल की, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का। ठीक है, कितने कौन से संविधान? 44 से 1978 में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको और किनको संसद के पटल पर रखवाएं। एक है संघ वित्त आयोग की सिफारिश को, दो लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, सी तीसरा नियंत्रक महालेखक परीक्षक के प्रतिवेदन को, और चौथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो ये चार कूट दिए गए हैं, चारों कूटों के सही उत्तर बताना है। ए केवल 1, बी केवल 2, 3, 2, 4, और सी 1, 3, 4, और डी 1, 2, 3, 4। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शनों में हमको सही बताना है। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है 1, 3, 4। क्या है? 1, 3, 4। लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन इस राष्ट्रपति के अंतर्गत नहीं आता है। संघ के वित्त आयोग की सिफारिश रख सकता है आर्टिकल 281 के अंतर्गत, 281 के अंतर्गत। नियंत्रक महालेखक परीक्षक का प्रतिवेदन भी राष्ट्रपति के माध्यम से रखा जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन का भी राष्ट्रपति ही रखवाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ऑप्शन है राज्यसभा, बी चुनाव आयोग, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, और डी मंत्रिपरिषद। तो चार ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शनों में हमको सही विकल्प बताना है। सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है आर्टिकल 85 के अंतर्गत। आर्टिकल 85 के अंतर्गत ये बताया गया है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, ये पीएम की परामर्श, यानी पीएम की परामर्श हो या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह हो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम ए 50 निर्वाचक द्वारा, बी 20 निर्वाचकों द्वारा, सी 50 निर्वाचकों द्वारा, और डी 15 निर्वाचकों द्वारा। तो दोस्तों, जहां महाभियोग जैसे राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए, वो क्या है? 50 निर्वाचकों के माध्यम से, संसद के 50 निर्वाचकों के माध्यम से किसी भी मतलब राष्ट्रपति के पद के लिए
प्रस्तावित हो सकता है। ठीक है, 50। ठीक है दोस्तों, इस तरह हम लोगों ने 30 क्वेश्चन सीरीज में 30 क्वेश्चन कर लिए हैं संघीय कार्यपालिका के, और भी 30 क्वेश्चन और लेके आऊँगा संघीय कार्यपालिका, क्योंकि ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। इन चैप्टरों से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इन चैप्टरों को हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट भी दीजिए कैसा है वीडियो और कैसा लगा है आपको वीडियो। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।